नमस्ते। और आज के इस खास विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय बहुत ही दिलचस्प है, विजय की वास्तुकला, भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व। अक्सर जब हम इतिहास की बात करते हैं ना, तो हमें लगता है कि बड़े बड़े युद्ध सिर्फ हथियारों या बड़ी सेनाओं से जीते गए होंगे, लेकिन ये कहानी कुछ अलग है। ये कोई रातों रात किया गया सैन्य हमला नहीं था। सच कहूं तो ये एक बेहद सटीक और सोची समझी कॉर्पोरेट घुसपैठ थी। तो चलिए आज मिलकर समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक मामूली सी व्यापारी कंपनी ने बड़ी ही चालाकी से पूरे के पूरे उपमहाद्वीप पर अपना कब्जा जमा लिया। एक ऐसी कहानी जहां तलवारों की आवाज से कहीं ज्यादा संधियों और धोखे की गूंज सुनाई देती है। अब शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा और हैरान करने वाला सवाल उठता है। मतलब जरा सोचिए, एक कंपनी जिसका काम सिर्फ और सिर्फ सामान खरीदना और बेचना था, वो आखिर इतने विशाल देश की मालिक कैसे बन बैठी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ये पूरी जर्नी किसी बड़े रहस्य से कम नहीं लगती। कुछ साधारण से व्यापारी दुनिया के सबसे शक्तिशाली शासकों में कैसे बदल गए? हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण का जो कोर है वो यही सवाल है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा कुछ भी अचानक नहीं हुआ था, बल्कि ये पीढ़ियों तक चलने वाला एक प्रॉपर मास्टर प्लान था। तो कहानी शुरू होती है व्यापार के भ्रम से। 17वीं सदी में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार भारत आई तो उनका चेहरा बिल्कुल मासूम था। उन्होंने सबको यही बताया कि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ व्यापार करना है, यहाँ के सूती कपड़े और मसालों को खरीदना है। आप इसे इतिहास का एक क्लासिक ट्रोजन हॉर्स समझ सकते हैं। मतलब दिखने में एक साधारण लकड़ी का घोड़ा, लेकिन उसके अंदर पूरी की पूरी एक सेना छिपी हुई थी। इस मासूम से व्यापारिक आवरण के पीछे उन्होंने धीरे धीरे भारतीय राजनीति की गहराई को समझना शुरू किया और मौका मिलते ही उसमें दखल देना भी शुरू कर दिया। शुरुआत तराजू से हुई थी, लेकिन देखते ही देखते वो हाथ सत्ता की तरफ बढ़ने लगे। और यहीं से उनकी उस मास्टर स्ट्रोक रणनीति की एंट्री होती है, जिसने पूरी की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। फूट डालो और राज करो, ये कोई मुहावरा नहीं था, बल्कि इस कंपनी का सबसे अचूक और घातक हथियार था। इस रणनीति का फंडामेंटल बहुत ही सीधा था। सामने वाले की कमजोरियों को, उनके आपसी मतभेदों को पहचानो और उसका भरपूर फायदा उठाओ। उस वक्त भारत कोई एक यूनाइटेड देश नहीं था, बल्कि अंदर से कई हिस्सों में बटा हुआ था, और इसी गहरे विभाजन को उन्होंने अपने कंट्रोल का मुख्य जरिया बना लिया। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल खेल था ना, जहां बिना युद्ध लड़े ही आधी जीत पक्की कर ली जाती थी। अब जरा उस समय के भारतीय राजनीतिक माहौल को इमेजिन कीजिए। ये कंपनी के लिए एकदम परफेक्ट स्टॉर्म था। मतलब एक ऐसा माहौल जहां सब कुछ उनके फेवर में था। पूरा देश छोटे छोटे राज्यों और रियासतों में बटा हुआ था। जो शासक और नवाब थे वो सत्ता और जमीन के लिए लगातार एक दूसरे से लड़ रहे थे। आपसी तालमेल तो जैसे था ही नहीं। और इसी चीज ने एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया जहां किसी भी बाहरी ताकत के लिए एक राजा को दूसरे के खिलाफ भड़काना बहुत आसान हो गया। कंपनी ने बड़ी ही चालाकी से खुद को एक मध्यस्थ यानी एक मीडिएटर के रूप में पेश किया, लेकिन असल में वो कठपुतलियों की डोर अपने हाथों में समेट रहे थे। फिर आता है इतिहास का एक बहुत ही अहम मोड़, साल 1757 का प्लासी का युद्ध। अब ध्यान दीजिएगा, ये कोई आम युद्ध नहीं था जहां दो सेनाएं सिर्फ हथियारों के बल पर आमने सामने खड़ी हों। ये पूरी तरह से एक इनसाइड जॉब था, एक अंदरूनी साजिश। ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां से कंपनी ने अपने काम करने का गियर बिल्कुल शिफ्ट कर दिया। अब ये सिर्फ एक व्यापारिक डकैती नहीं थी, बल्कि ये एक वेल प्लान राजनीतिक तख्तापलट बन चुका था। इतिहास में पहली बार एक विदेशी कंपनी ने सीधे तौर पर किसी भारतीय शासक को हटाने और अपनी पसंद का पपेट शासक बैठाने की खुली हिम्मत की थी। और इस तख्तापलट की सफलता का सबसे बड़ा कारण क्या था? अपनों का धोखा। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार अंग्रेजों की बहादुरी का नतीजा नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये उनके अपने ही सेनापति मीर जाफर के विनाशकारी विश्वासघात का नतीजा थी। इतिहास का ये पन्ना एकदम साफ कर देता है कि ये जीत बाहर से नहीं बल्कि अंदर से हासिल की गई थी। युद्ध के मैदान में तलवारें खिंचने से पहले ही बंद कमरों में हुई साजिशों और गद्दारी से जीत तय कर ली गई थी। दुश्मन बेशक सामने खड़ा था, लेकिन जो असली खंजर था ना, वो पीछे से घोंपा गया था। खैर, प्लासी के बाद जो हुआ उसने इस कहानी को एक नया और खतरनाक मोड़ दे दिया। 1765 में आई इलाहाबाद की संधि। अगर प्लासी राजनीतिक सत्ता की सिर्फ एक शुरुआत थी, तो इस संधि ने कंपनी को सीधे देश के बैंक वॉल्ट की चाबियां ही सौंप दी। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ हुई इस ऐतिहासिक संधि ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्वरूप हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब वो महज व्यापारी या साजिशकर्ता नहीं रह गए थे। इस एक कागज के टुकड़े ने एक विदेशी कंपनी को एक लीगल शासक के दर्जे पर लाकर खड़ा कर दिया था। इस संधि से उनके हाथ जो सबसे बड़ी ताकत लगी वो थी दीवानी। अब ये दीवानी क्या बला है?
दीवानी का मतलब था बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे विशाल और बेहद अमीर प्रांतों से टैक्स वसूलने का ऑफिशियल अधिकार। इसके इम्पैक्ट को समझना बहुत जरूरी है। कल तक जो अंग्रेज भारत से सामान खरीदने के लिए अपने देश से सोना चांदी लाते थे, अब वो भारत के ही पैसे से हम भारतीयों से ही टैक्स वसूल कर अपना व्यापार चलाने लगे। क्या गजब का पलटी मारा था उन्होंने। और उसी पैसे से उन्होंने एक विशाल सेना खड़ी कर ली जो आगे चलकर पूरे भारत पर कब्जा करने के काम आई। अगर हम इस पूरे खेल को ध्यान से देखें तो ये कोई तुक्का नहीं था। ये एक प्रॉपर 3 चरणों वाली रणनीति थी। पहला स्टेप, एकदम मासूम व्यापारी बनकर आना और अपना व्यापार सेट करना। दूसरा स्टेप, जैसे ही मौका मिले आपसी फूट का फायदा उठाकर सैन्य विश्वासघात करना, ठीक वैसे ही जैसे प्लासी में हुआ। और तीसरा आखिरी स्टेप, दीवानी अधिकार हासिल करके उस पूरे इलाके पर अपना पूरी तरह से आर्थिक और राजनीतिक कंट्रोल जमा लेना। ये एक स्लो बर्न स्ट्रैटेजी थी जिसने बिना ज्यादा शोर शराबे के पूरे उपमहाद्वीप को अपनी जकड़ में ले लिया। अब अगर हम इस पूरी सिचुएशन का बिल्कुल निष्पक्ष होकर विश्लेषण करें तो 2 एकदम अलग तस्वीरें हमारी स्क्रीन पर उभर कर आती हैं। एक तरफ थी ब्रिटिश ताकत, जिनके पास मॉडर्न हथियार थे, बेहतरीन ट्रेनिंग थी और उनकी सेना रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा अनुशासित थी। वहीं दूसरी तरफ थी भारतीय कमजोरी, जहां भयानक आंतरिक संघर्ष चल रहा था और शासक आपस में ही लड़ लड़कर अपनी ताकत खत्म कर रहे थे। तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ब्रिटिश सफलता सिर्फ तोपों और बंदूकों की वजह से नहीं मिली थी, बल्कि बहुत हद तक इस बात पर टिकी थी कि सामने वाला पक्ष अंदर से कितना खोखला और बिखरा हुआ था। ये शोषण करने वाला सिस्टम ऐसे ही चलता रहा लगभग 100 सालों तक, जब तक कि 1857 का साल नहीं आ गया। 1857 का विद्रोह इस पूरी कहानी का एक बहुत ही खूनी और अहम पड़ाव था। ये वो समय था जब पूरे भारत में कंपनी के इस राज के खिलाफ एक भयानक गुस्सा फूट पड़ा। लोग सड़कों पर आ गए, सेनाओं ने बगावत कर दी। इस विद्रोह ने कंपनी के राज का अंत तो जरूर कर दिया, लेकिन भारत की गुलामी का नहीं। दरअसल इस विद्रोह ने एक पूर्ण हॉस्टाइल टेकओवर का रास्ता साफ कर दिया था। 1857 की उस भारी उथल पुथल के बाद वो जो व्यापारिक कंपनी वाला पुराना मुखौटा था ना, उसे पूरी तरह से उतारकर फेंक दिया गया। ब्रिटिश क्राउन यानी सीधे तौर पर ब्रिटिश सरकार ने भारत का कंट्रोल पूरी तरह से अपने हाथों में ले लिया। अब कोई दिखावा नहीं बचा था, व्यापार की कोई आड़ नहीं थी। ये एक डायरेक्ट, क्रूर और ऑफिशियल साम्राज्यवादी शासन था जो अगले 90 सालों तक यानी 1947 तक चलता रहा। ये एक पूरे के पूरे देश का बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से किया गया टेकओवर था। एक बार जरा इस पूरी टाइमलाइन पर नजर डालिए। जब हम इस पूरे सफर को एक साथ देखते हैं तो ये किसी बेहद शातिर मास्टर प्लान जैसा लगता है। 17वीं सदी, एक साधारण सी व्यापारिक कंपनी की एंट्री, फिर 1757 प्लासी के युद्ध के साथ राजनीतिक धोखे की शुरुआत, उसके बाद 1765 इलाहाबाद संधि के जरिए अर्थव्यवस्था पर पूरा कब्जा, और आखिर में 1857 जहां ब्रिटिश क्राउन का सीधा शासन शुरू हो जाता है। ये दशकों और सदियों तक चलने वाला एक ऐसा लंबा सफर था जिसे बहुत ही ज्यादा धैर्य, क्रूरता और चालाकी के साथ अंजाम दिया गया। एक पूरा देश बिना ये समझे गुलाम हो गया कि आखिर उन्हें जंजीरें पहना कब दी गईं। तो इस पूरे ऐतिहासिक विश्लेषण का मुख्य निष्कर्ष क्या निकलता है? सच कहूं तो ये काफी गहरा और थोड़ा परेशान करने वाला भी है। जीत हमेशा सिर्फ बंदूकों और तोपों की ताकत से नहीं मिलती। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की ये पूरी वास्तुकला मुख्य रूप से हमारे आंतरिक विभाजन, अपनों के विश्वासघात और एक बहुत ही चतुर रणनीति की नींव पर खड़ी थी। इतिहास गवाह है कि कोई भी बाहरी ताकत तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक कि आपके अंदर कोई गहरी कमजोरी मौजूद ना हो। ये एक ऐसा सबक है जो सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि आज के समय में भी उतना ही लागू होता है। और इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण के अंत पर आ गए हैं। जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं जिस पर आप जरूर विचार कीजिएगा। जब कोई राष्ट्र भीतर से ही बटा हुआ हो तो असली सत्ता आखिर किसके हाथ में होती है? क्या सत्ता उस स्थानीय शासक के पास होती है जो सिंहासन पर बैठा है, या उस चतुर बाहरी इंसान के पास जो उस बंटवारे का फायदा उठाना जानता है? इतिहास के इन पन्नों ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। इस ऐतिहासिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।